कांगड़ा दौरे पर है सीएम जयराम ठाकुर। जिले वासियों को दी करोड़ों की सौगात। धर्मशाला में स्काईवे रोपवे का किया गया लोकार्पण। कोविड से निपटने के लिए प्रशासन अलर्ट। जिला प्रशासन ने किया पुख्ता इंतजाम। कोविड प्रोटोकॉल के तहत मनाया गया गणतंत्र दिवस। खाद्य आपूर्ति विभाग में हुई बैठक। मंत्री राजेंद्र गर्ग ने की बैठक की अध्यक्षता। कॉर्पोरेशन की आय को बढ़ाने पर हुई चर्चा। एनएसयूआई के छात्रों को मिला कांग्रेस का समर्थन। 5 विधायकों ने सीएम से की मुलाकात। छात्रों के निष्कासन को रद्द करने की मांग। और गड्ढों में तब्दील हुआ महिला लाइब्रेरी का रास्ता। 4 महीने पहले हुआ था रास्ते पर टायरिंग का काम। ठेकेदार के खिलाफ जारी हुई नोटिस। नमस्कार, स्वागत है आपका साधना प्लस न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। हिमाचल की खबरों से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज जिला कांगड़ा में धर्मशाला में आपको बता दें कि मैक्लोडगंज तक धर्मशाला स्काईवे रोपवे का लोकार्पण किया है। आपको बता दें कि धर्मशाला शहर को मैक्लोडगंज से जोड़ने वाला 1.8 किलोमीटर लंबे इस रोपवे का निर्माण 207 करोड़ रुपए की लागत में किया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस रोपवे का निर्माण 2018 में शुरू किया गया था और इसे धर्मशाला रोपवे लिमिटेड और हिमाचल प्रदेश पर्यटक और नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं के रूप में DFBOT मोड के अंतर्गत विकसित किया गया है। वहीं जयराम ठाकुर ने कहा है कि इस रोपवे मैक्लोडगंज की यातायात समस्या का हल करने के सहायक सिद्ध होंगे और साथ ही इससे पर्यटकों को और अधिक बढ़ावा भी मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि इस रोपवे से 1 घंटे में 1000 लोगों को एक दिशा में ले जाएगा और ट्रॉली को धर्मशाला से मैक्लोडगंज पहुंचने में कुछ 5 मिनट ही का समय लगेगा। वहीं उन्होंने बताया है कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना में मोनो केबल डिस्टेबल गोर्डेलस तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। से जाकर के मैक्लोडगंज जाने के लिए आजकल के दिनों में तो 30-35 मिनट में पहुंच जाते, लेकिन जब टूरिस्ट का सीजन होता तो 2 घंटे लग जाते। और आज हम इस रोपवे के माध्यम से मैक्लोडगंज 5 मिनट में पहुंचे। अभी तो थोड़ी इसकी कैपेसिटी को बढ़ाने की बात कह रहे हैं कि आने वाले समय में हम देखेंगे टूरिस्ट का फ्लो किस तरह से रहता है, लोगों का आना जाना किस प्रकार से रहता है। लेकिन अगर टूरिस्ट का फ्लो बढ़ता है तो ऐसी परिस्थिति में इसमें 1 घंटे में 1000 लोगों को ये ऊपर नीचे धर्मशाला से मैक्लोडगंज और वहां से नीचे ला सकता है। दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस रोपवे को यहां पर बनाया गया है। मैं शुरू में जो कह रहा था मैं इस पे था, असमंजस में था कि कार्यक्रम में जाऊं ना जाऊं। आजकल कोविड की रिस्ट्रिक्शन लगाई है। ये कोविड का दौर समाप्त होने का इंतजार पिछले 3 वर्षों से हो रहा है। 3 वर्ष बीत गए, लेकिन उसके बावजूद ये दौर समाप्त नहीं हो रहा है। शिमला जिला प्रशासन कोविड के मामलों को देखते हुए पूरे तरीके से सतर्क नजर आ रहा है। इसके लिए बाजारों में खुलने और बंद करने के समय को निश्चित किया गया है, साथ ही जिससे बाजारों में भीड़ की एकत्रितता होने से रोका जा सके। वहीं उपायुक्त आदित्य नेगी ने बताया है कि कोविड को देखते हुए बाजारों को सुबह 8 बजे से शाम 6:30 बजे तक खोलने के समय निश्चित किए गए हैं। साथ ही कर्मचारियों और
5 डे वीक के साथ ही दिव्यांगों, प्रेग्नेंट महिलाओं को ऑफिस में छुट्टी का प्रावधान किया गया है। इसी के साथ ही रविवार को आवश्यक वस्तुओं की दुकानों के अलावा सभी दुकानें बंद रखी जा रही है। वहीं उन्होंने बताया है कि 26 जनवरी को राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह भी कोविड प्रोटोकॉल के तहत मनाया जाएगा, जिसको लेकर 20 जनवरी को बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कोविड काल में गणतंत्र दिवस समारोह के प्रारूप को तैयार किया जाएगा। समय से कोविड के केसेस काफ़ी बढ़े हैं और पॉजिटिविटी रेट भी काफ़ी ऊपर गई है पीछे। तो इन सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए जो हमने कुछ बंदिशें लगाई हैं, जिसमें लेटेस्ट जो हमने ऑर्डर्स जारी किए हैं उसमें एक हमने ये कहा है कि शिमला में जो दुकानें खुलने का और बंद होने का टाइम है वो इस तरह से रहेगा कि बाजार जो है वो 8 बजे खुलेंगे और 6:30 बजे बंद होंगे, और संडेज को जो है सारी दुकानें बंद होंगी एक्सेप्ट जो एसेंशियल आइटम जैसे दूध, ब्रेड वगैरह की जो दुकानें हैं, उसके अलावा जो है बाकी सारी दुकानें संडेज को बंद रहेंगी। इसके अलावा जो है गवर्नमेंट के आदेश अनुसार जो है हमारे यहाँ पे जो लोग, जो कर्मचारी हैं, जो दिव्यांगजन हैं या जैसे प्रेग्नेंट लेडीज हैं, तो उनको जो है ऑफिस आने के लिए जो है हमने मनाही कर दी है। उसके अलावा बाकी दिनों में भी जैसे आपका जो स्टाफ आता है तो वो 50% कैपेसिटी पर ही आएगा। तो ये कुछ जो है बंदिशें अभी रिसेंटली हमने लागू करी हैं। देखिए 26 जनवरी के लिए अभी तो जो करंट गाइडलाइंस है उसमें जो है आउटडोर में सिर्फ 300 लोगों तक को ही अलाउ करने का प्रावधान है। तो जो करंट गाइडलाइंस है हम उसी के हिसाब से ही तैयारियां कर रहे हैं। खाद्य आपूर्ति विभाग की बुधवार को खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग की अध्यक्षता में बीओडी की बैठक हुई है। आपको बता दें कि बैठक में कॉर्पोरेशन के आय बढ़ाने और कर्मचारियों के बारे में विस्तृत से चर्चा हुई है। वहीं मंत्री राजेंद्र गर्ग ने बताया है कि डिपो और गोदामों के अंदर वर्कर्स की लंबे समय से मांग थी, जिन पर बैठकों में चर्चा हुई है। साथ ही बताया कि डिपो और गोदामों में जो वर्कर 20 साल से कार्यरत है, उन्हें क्लर्क के रूप में पदोन्नति दिए जाने का फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में बीते दिनों बढ़े खाद्य तेल के दाम लोगों को परेशान कर रहे थे। लोगों ने इसका विरोध भी जताया था, जिसको लेकर खाद्य आपूर्ति मंत्री ने कहा है कि बढ़ते दामों पर हिमाचल प्रदेश सरकार का नियंत्रण नहीं है। खाद्य तेल को बाहर से खरीदा जाता है, जो मार्केट पर निर्भर करता है। उसकी मीटिंग थी जिसमें कॉरपोरेशन के आय बढ़ाने और कॉरपोरेशन के कर्मचारियों के बारे में विचार विमर्श हुआ। सबसे उसमें जो अहम बात है वो हमारे जो डिपोज के अंदर, गोदामों के अंदर हमारे हेल्पर्स हैं, जो कई वर्षों से हेल्पर के ही पद पर काम कर रहे हैं, 20-20 साल से, 25-25 साल से। उनको पदोन्नति का कोई अवसर नहीं था। तो ऐसे सभी हमारे इन कर्मचारियों की काफी लंबे समय से मांग आ रही थी कि हमको हमारी सेवाओं में जो है वो छूट देकर, जो हमारी मिनिमम क्वालिफिकेशन है उसमें छूट देकर जो है हमको कम से कम क्लर्क के पद पर जो है वो डेजिग्नेट। शिमला विश्वविद्यालय में छात्र संगठन एनएसयूआई के 3 छात्र नेताओं के पक्ष में कांग्रेस के विधायक भी उतर आए हैं और उन्हें निष्कासन को राजनीति से प्रेरित करार दिया है। आपको बता दें कि मंगलवार को कांग्रेस के 5 विधायकों के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और कांग्रेस विधायकों ने मुख्यमंत्री से इस मामले में हस्तक्षेप कर इन छात्रों के निष्कासन को रद्द करने की मांग की है। वहीं कांग्रेस विधायक आशीष बुटेल ने बताया है कि प्रदेश विश्वविद्यालय में पुस्तकालय और छात्रावास को कोरोना नियमों के साथ खोलने के लेकर ज्ञापन सौंपने के लिए एनएसयूआई के 3 पदाधिकारियों वीनू मेहता, यासीन भट्ट और परवीन मिहास को निष्कासन राजनीति से प्रेरित है। आपको बता दें कि
डेम एक तरफ, प्रदेश विश्वविद्यालय में कुछ छात्र संगठन कुल्हाड़ियों से एक दूसरे पर हमले कर रहे, लेकिन आज तक विश्वविद्यालय प्रशासन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर पाया है। जगत सिंह नेगी जी, भाई पवन काजल जी, भवानी सिंह पठानिया जी, लखविंदर राणा जी और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले। उनको हमने ज्ञापन सौंपा है, जहां पर हमने जो एक्सपेल हुए हैं एनएसयूआई के छात्र यूनिवर्सिटी से जो एक्सपेल किए गए हैं, उनको वापस उनकी एक्सपल्शन को वो गलत ठहराते हुए हम लोगों ने उनसे माननीय मुख्यमंत्री जी से हस्तक्षेप करने की मांग की है। और हमने ये कहा है कि एक संविधान ने हमें राइट दिया है कि हम लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं, अपनी बात छात्रों के हित की बात हम रख सकते हैं। और उन्होंने जो ये 3 निष्कासित हमारे जो स्टूडेंट्स हैं एनएसयूआई के, इन्होंने सिर्फ ये कहा था कि जो लाइब्रेरी है उसको खुला रखा जाए और हॉस्टल को खुला रखा जाए, ताकि दूर दराज से जो आ रहे हैं लोग उनको यहाँ पर रहने की सुविधा हो। और इसको देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि ये पुराना मामला जिसमें एनएसयूआई ने वीसी साहब की जो अपॉइंटमेंट थी उसको गलत ठहराया था, गलत तरीके से वो अपॉइंटमेंट हुई थी, ऐसा कहा गया। शमशेर स्कूल से होकर महिला लाइब्रेरी तक जाने वाले रास्ते पर एक बार फिर से टायरिंग उखड़ने शुरू हो गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि रास्ता वीआईपी होने के साथ साथ सबसे व्यस्त रास्ता है। यहां से जिले के सभी विभागों के आला अधिकारी समेत डीसी सिरमौर का रोजाना आवागमन होता है। साथ ही आपको बता दें कि रास्ते पर 4 महीने पहले ही नगर परिषद के लाखों रुपए खर्च करके टायरिंग का काम करवाया गया था, जो कि अब पहली बरसात में ही उखड़ गई है। वहीं नगर परिषद के कार्यकारिणी अधिकारी संजय कुमार तोमर ने बताया है कि मामले को संज्ञान में ले लिया गया है और ठेकेदारों को नोटिस भी भेज दिया गया है। साथ ही बताया कि ठेकेदार को रास्ते दुरुस्त करने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि ठेकेदार कार्य सही ढंग से नहीं करता है तो उसे ब्लैकलिस्ट किया जाएगा, यह कहा गया है। आपको बता दें कि शमशेर स्कूल से होकर महिला लाइब्रेरी को जाने वाले रास्ते में एक बार फिर से टायरिंग उखड़नी शुरू हो गई है। पहली बरसात के बाद यह टायरिंग उखड़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि हमने अभी ठेकेदार की पेमेंट नहीं की है, जब तक अगर उसको सुचारू रूप से नहीं करते हैं तो उसकी पेमेंट में कटौती की जाएगी और आगे से हम ध्यान रखेंगे और उसको ब्लैकलिस्ट भी किया जाएगा अगर वो अच्छे से कार्य नहीं करता है। ये 2-3 जॉब थे इसमें, और हमारे 3-4 जॉब थे, अब डिफरेंट ठेकेदार को थे इसमें। अभी तो हमारा 6 महीने का था इसमें, जो 6 महीने का इसमें रहता है रिपेयर एंड मेंटेनेंस का, और जब तक ये सुचारू रूप से नहीं चलता है तब तक उनकी पेमेंट रिलीज नहीं की जाएगी। चलिए, हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।